बरसे अंबर से बादल, धरा हो जाए पानी पानी। बच्चों को मधुर कहानियाँ सदा से सुनाया करती हैं दादी नानी, दादी नानी। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत जो है इसका पाठ पढ़ेंगे, दादी माँ। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए, पाठ को अच्छे से पढ़िए। मैं आपका सिलेबस धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ। अनवरत यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो विद्यालय न खुला होते हुए भी आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। मेरी आपसे इतनी इल्तिजा है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए पढ़ते हैं दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कह करके मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धूमिल छाया नाच उठती है। तो यहाँ लेखक हमें बताना चाहता है कि मेरा मन हमेशा अनमना सा रहता है, उदास सा रहता है। मैं अपने मित्रों के पास होता हूँ तो भी, पर मेरे जो मित्र हैं, संगी हैं, वो मुझे खुश करने के लिए छुट्टियों, स्कूल की छुट्टियों में घूमने की या दूसरी बातें कह कर के मेरा जो अनमनापन है, उदासी है, उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और जब मैं उनसे दूर होता हूँ तो बैठ के कर सोचने लगता हूँ कि अब उस तरह की बातें नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर भी मेरी आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया है, वो नाचने लगती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये एक मोथा तो विशेष क्षेत्र में हरियाणा में भी होता था, अभी कम होता है। साई ये ना घास होती हैं जो पानी में बहकर आई हैं, लेकिन अधगली, पूरी तरह से गली नहीं है। गेहूं और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़ करके एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। लेखक उस समय की याद करता है जब वह छोटा था और बरसात के दिनों में बरसाती पानी है वो आकर एक जगह पर रुक जाता था और गांव के छोटे छोटे बच्चे जो है उस कीचड़ भरे पानी में ही कूद पड़ते थे, नहाते थे।
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। यानी मौसम के विपरीत चीज़ें उस समय ना मिलें तो कोई अफसोस नहीं है। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कवार का जो महीना होता है, यानी जिसमें बहुत अधिक बरसात होती है, बरसात का जो मौसम होता है, कवार का महीना कहलाता है। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना जो अंगूर से बनता है, सुखा लेने के बाद। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रिजाई पर रिजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर के आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, मन से सफ़ेद बालों के सिरों पर शहद टपके हुए जल की, शहद होते हैं जल से भरे हुए, जल की शीतलता आते ही उन्होंने सिर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी ऐद्र से शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रही। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी एक लकड़ी होती है जिसको पीस लेने के पश्चात लेप बनाया जाता है, और 20 बार छू छू करके जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ करके घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि नब्ज देख देख करके बता देते थे कि इसे कौन सी बीमारी हुई है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठ करके स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उससे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ होता है जिसको रजाई के ऊपर हम कवर डालते हैं या तकिया के ऊपर कवर डालते हैं, गिलाफ बोलते हैं उसे। तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू
डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी 43 के डर से बुखार भाग ही जाता है। अब जो है ना, कुनैन जो होता है एक बहुत नीम की तरह का पेड़ होता है जो कड़वा भी होता है, और मलेरिया बुखार में कुनैन की जो टैबलेट्स या उसका मिक्सर दिया जाता है बहुत कड़वा होता है। तो लेखक कहता है कि वो पास में रखा हुआ देखकर ही बुखार भाग जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा कड़वा होता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहता है कि पहले जब मैं छोटा था तो मन करता था कि एक बार साल में इस तरह का बुखार आए, लेकिन अब उस तरह का बुखार जो है ना आए यही सोचते हैं, यानी बुखार को बुलाने का मन नहीं करता क्योंकि अब दादी नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो सरसम है नहीं। यहाँ आँख में सरसम होने का अर्थ है सॉरी भाई, आँख में तो सरसम नहीं भाई, आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरा खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी दादी का जो व्यवहार है, लेन देन है, बहुत ही अटल था, कड़ा था, सख्त था, मजबूत था। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल 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 समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुत्तो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर के कहा, बेचैन होकर के कहा, ओरिन हो गई बेटा, यानी मैंने कर्ज उतार दिया है। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ ही क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता और आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, यानी नाचती भी थी। यह प्राय
एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह को लेकर के पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे, यानी एक तरह की नाटिका होती थी। सभी पार्ट औरतें ही करते थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। जो देखो अपने यहाँ खोड़िया करते हैं ना भाई शादी के समय, वो मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान बाह्य बरामदा दालान होता है, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है। मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी इस तरह की बातें की जा रही थी जिनसे अनायास ही हंसी आ जाती थी। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी दादी के पास जाने के पश्चात हमें कोई डर नहीं रह सताता, अभय भय से रहित। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र यानी वायुचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की चिंता, शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने तो अतुल संपत्ति व्यय की। यानी कि ज़्यादा जैसे अपने यहाँ खर्च करते हैं ना, जब बुजुर्ग इस दुनिया से जाते हैं तो काज वगैरह करते हैं, तो दादी ने मना कर दिया, लेकिन पिताजी ने फिर भी अतुल यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती इतना धन संपदा व्यय की। वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ नहीं पश्चिम दिशा से आने वाली हवा, सन्नाटा और पाले की शीत। पाले सर्दी में जो ठंड पड़ती है, पाला जमता है, बर्फ़ जम जाती है, पाला जमना कहते हैं। हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों से की ओर देखा। क्या है पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तुमने अभी खाना भी नहीं खाया है ना, चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछलों के बाकी हैं,
वे रोने से हो गए। यानी रोने रोने से, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ करके कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैला करके मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं है। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? शिव प्रसाद सिंह। तो विद्यार्थियों, ये दादी माँ का असीम प्रेम और पूरे परिवार को बांधे रखना, बात बात पर झिड़कियाँ देना, नाराज़ होना, इस तरह से हमने पढ़ा। हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नों को करेंगे। ये जो इसका अभ्यास है हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। यदि आपको लेसन अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।